हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा स्पेशलाइज्ड जो क्रोमोसोम्स है उसमें सेकंड लेक्चर है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पे। लैम्प ब्रश जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक लैम्प या बॉटल को साफ करने वाली जो ब्रश होती है उस जैसी उनकी आकारिकी हो जाती है उन क्रोमोसोम्स की, इसलिए इन्हें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहा जाता है। लगभग 1000 माइक्रोमीटर, मतलब ये काफी बड़े हो जाते हैं, इन्हें इजीली माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है और ये स्पेशल मॉर्फोलॉजी होती है इनकी, इसीलिए इन्हें जाइंट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सबसे पहले लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था बाय फ्लेमिंग ने 1882 में। ये आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग ने लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्कवर किया था 1882 के अंदर, और उन्होंने जो है वो इसको एक्सोलोटल लार्वी ऑफ एम्फीबियन oocytes के अंदर इसकी स्टडी की थी। और कहाँ स्टडी करी? मियोसिस जो फर्स्ट है उसकी प्रोफेज 1 की डिप्लोटिंग स्टेज के अंदर इसको देखा। उसके बाद रुकर्ट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो है इसको शार्क के अंदर जो है 1892 के अंदर शार्क में इसको स्टडी किया, और बाद में तो ये बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में भी इनको देखा गया। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स फाउंड इन दो सेल्स विच प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ आरएनए। वो सेल्स जो बहुत ज्यादा आरएनए प्रोड्यूस करती है और जिनके जब आरएनए ज्यादा होगा तो प्रोटीन भी आरएनए किस लिए प्रोड्यूस हो रहा है डीएनए से आरएनए, ताकि प्रोटीन ज्यादा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज, जहां पे साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद है कि ये अगर हम ये देखें कि डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, आपको पता है ये डिप्लोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, तो एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, तो उसकी वजह से जो है वो ये बाइवेलेंट, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट, यानी 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, और ये दोनों जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड है। ये कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो 2 पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय किएज्मेटा। ये बाइवेलेंट स्टेज की स्पेशलिटी कि इसमें क्या होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि किएज्मेटा फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आपके जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद में किएज्मेटा जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वो जो है वो जब सेपरेट होते हैं तो वो जुड़े रह जाते हैं। इनका साइज जो होता है 1000 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अगर हम एक बड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं तो ये आपको इस तरह से नजर आएंगे, और ये डबल है क्योंकि इनके, आप ये मान के चलिए कि इनमें क्या है कि ये दोनों एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसमें भी सेम चीज है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको बीच बीच में इस तरह से नजर आएगा। मतलब अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं तो वो हमें ऐसा नजर आएगा, जैसे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर बीच बीच के अंदर ये आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैंने एक उठा के देखा है, सपोज मैंने एक को मैं उठाती हूँ तो मुझे जो दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर जो है वो, अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, यानी कि इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। हम एक की बात कर रहे हैं। ये जो अगर इसका ओवरव्यू देखेंगे तो हमको इस तरह से दिखाई देगा, और अगर मैं इसको खोलती हूँ तो मुझे इसको अगर मैं ओवरव्यू उसका देखती हूँ तो मुझे इस तरह से ये खुला हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर की ये दो जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी ये एक होमोलोगस पेयर है, दूसरा उसका पेयर है, मतलब ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये मैटरनल है, एक पैटर्नल टाइप का। तो ये जो क्रोमोसोमल एक्सेस है यहाँ, ये क्या जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोमियर्स है, और बीच बीच में से जो है ये खुल जाते हैं, ये खुल गए, इनको बोलेंगे हम लेटरल लूप्स। और इसके ऊपर अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा नजर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो ये लूप खुल गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको तो आपने लूप को, इसमें ये वाला पोर्शन तो कहलाएगा आपका फिलामेंट, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से जो है ये बना होता है। तो इसका मतलब ये आरएनए प्लस प्रोटीन से ये बना होता है। तो ये पूरा इस तरह से कवर रहता है, जिसको कि आपने क्या कह दिया? मैट्रिक्स कह दिया। यानी यहाँ पे प्रोटीन की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस जगह के ऊपर। तो ये सारा जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है मैट्रिक्स, यहाँ पे हाई प्रोटीन अमाउंट है क्योंकि यहाँ पे आरएनए ज्यादा है,
और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ऐसा होता है। तो ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में है। नेक्स्ट हमारा जो जाइंट क्रोमोसोम्स में ही आते हैं वो है हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉली का मतलब है बहुत सारे, टी मतलब धागे नुमा, यानी बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ये भी कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। और इनकी जो स्टडी थी वो बाल बियानी ने करी थी 1881 में। उसको लैम्ब्रश क्रोमोसोम को 1882 में किया गया था, जबकि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की स्टडी जो है वो 1881 में की गई थी। ये किया गया था लार्वल सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कायरोनोमस, लार्वी जो है उनके अंदर इसकी स्टडी की गई थी। और ये कहाँ है, ये आपको दिखाई देंगे। स्पेशलाइज्ड इंटरफेस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्ट सेल्स जो होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है बेसिकली, अगर हम इनकी स्टडी करें तो आपको पता है कि मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ये इनमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। जब हर चीज जो है जब सेल डिवीजन में जाती है तो उससे पहले जो है वो एस फेज के अंदर जो है वो रेप्लिकेट होती है, अपने मटेरियल को डबल करती है। लेकिन अगर मटेरियल को डबल तो वो कर ले, लेकिन वो सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो, मतलब विदाउट सेल डिवीजन नहीं हो, तो एक के बाद इस तरह से, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, एक के बाद एक जो है वो इकट्ठे होते जाएंगे विदाउट सेल डिवीजन। और आफ्टर ईच रेप्लिकेशन जो है वो डॉटर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट ही नहीं हो रही है। तो अगर एक क्रोमोसोम है, दो उसमें डीएनए स्ट्रैंड है, अब वो क्या हुआ, अपना रेप्लिकेट करेगा तो डेफिनेटली वो सेपरेट होंगे जब सेल डिवीजन होगा, क्योंकि आधा होता है मटेरियल, इसीलिए डबल होता है, 2n से 4n होगा। या ना अगर वो, तो हमेशा जो है वो क्या है 4n इसलिए होता ताकि वो रेप्लिकेशन के दौरान जो 4n हुआ है उसका वापस से वो 2n बन सके, पर ऐसा नहीं होता है। तो लगातार एक के बाद एक इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो बनती जाती है। एक हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि इसको जनरली अगर हम ड्रोसोफिला लार्वी में इसकी स्टडी की गई थी तो उसमें ये देखा गया था 4 क्रोमोसोम होते हैं, 4 में अगर 10 साइकिल लगातार होती रह रही है और वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो 1024 या 10⁻10 इतने क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिन्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो है इस वाले इसके अंदर आपको लगातार ये बनते ही जाते हैं, ये एक के बाद एक जो है उसका फॉर्मेशन होता जाएगा। लेकिन इसके अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ जोन जो होते हैं वो डार्क होते हैं, कुछ जोन आपको लाइट दिखाई देंगे। ये डार्क और लाइट का आप कैसे पता करोगे, आप इसको स्टेन करोगे, और स्टेन करोगे तो कुछ आपको पोर्शन जो है वो डार्क दिखाई देंगे, कुछ पोर्शन जो है आपको लाइट दिखाई देंगे। और ये हमेशा ऑल्टरनेट फॉर्म में होगा, यानी कि 2 बैंड के बीच में जो लाइट बैंड है वो एक्चुअली इंटर बैंड होंगे। तो ये तो बैंड है जो कि डार्क होंगे, और ये जो बीच का पोर्शन होता है वो आपका इंटर बैंड होता है। तो डार्क बैंड जो होते हैं वो 95% होते हैं, और जो लाइट बैंड होते हैं वो 5% होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इस वाले डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बैंड है, दिस इज द बैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाईली कंडेंस्ड है, जो डीएनए है वो हाईली कंडेंस्ड है। और क्योंकि यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड है, यहाँ पे कंपैरेटिवली ये लेस कंडेंस्ड है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर तो डार्क और लाइट बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है, जो बैंड वाला जो डार्क पोर्शन होता है वो जो है वो खुल जाता है। एक्चुअली वैसे तो क्या है, ये हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट है जो कि कंपैरेटिवली इनएक्टिव होता है, और जो लाइट इंटरबैंड्स होते हैं दे आर जो लाइट बैंड्स होते हैं वो जो है वो आपके क्रोमेटिन जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं। और डार्क बैंड्स जो होते हैं दे हैव मोर डीएनए एंड लेस आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो डार्क बैंड्स होते हैं उनके अंदर डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है और आरएनए का कम होता है, क्योंकि ये खुले हुए नहीं रहते हैं, ये बहुत मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। वेर जो खुला हुआ होता है, जो कि इंटरबैंड वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटरबैंड। यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए जो होता है आर रिच इन आरएनए एंड पुअर इन डीएनए। मतलब डीएनए कंपैरिजन में ये डीएनए कम होगा और आरएनए यहाँ पे उसके, अगर हम डीएनए के कंपैरिजन में देखें तो आरएनए ज्यादा होगा, क्योंकि इसने फिर इन डार्क बैंड रीजन्स जो होते हैं डीएनए फाइब्रिल्स आर कंडेंस्ड।
एंड सुपर कॉइल्ड। आप देख ही रहे हो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कि ये सुपर कॉइल्ड है, मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होते हैं एंड आर नोन एज ए क्रोमोमियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि जो इंटरबैंड वाला जो रीजन होता है, तो दिस इज द इंटरबैंड, जो बीच वाला पोर्शन है वो इसमें से क्या होता है कि कभी कभी दीज बैंड्स स्प्रेड एट सम प्लेसेस एंड टू फॉर्म स्पेशल रिंग्स एंड आर कॉल्ड एज पफ्स और बाल्बियानी रिंग्स। मतलब ये कुछ जगहों पे ये खुल जाते हैं, इस तरह से ये खुल गए हैं ये जो डार्क बैंड है, और ये खुल के पफिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी फूला हुआ पोर्शन बनाएंगे जिसको कि कहा जाएगा बाल्बियानी रिंग्स या स्वेलिंग्स जो होती है, एंड विच आर रिवर्सिबल। मतलब ऐसा है कि ये वापस से नॉर्मल भी हाईली कंडेंस्ड भी हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ पफिंग इज रिलेटेड टू जीन एक्सप्रेशन। पफिंग का मतलब होता है, आप ये समझिए कि जो डार्क बैंड है और वहां पे पफिंग अगर हो रही है यानी कि वो खुल रहे हैं, ये खुल रहा है, ये जो बैंड है वो ये इस तरह का बैंड था, अब ये खुल गया है। तो अगर ये खुल रहा है तो ये बाल्बियानी रिंग्स यानी पफिंग है, इसका मतलब है ये वाला डीएनए एक्टिव होने लग गया है इसके अंदर। और इस दौरान जो है यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, यानी ये वो प्लेस है जहां पे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। थैंक यू।